आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ग्लैडियोलस के बारे में। ग्लैडियोलस ग्लैडियोलस ठीक है। ग्लैडियोलस जो है फूल है यानी मतलब फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत एक नया लेक्चर ग्लैडियोलस पर, ठीक है ना। ग्लैडियोलस क्या है? एक तरह का फूल है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक। ग्लैडियोलस पर तो ग्लैडियोलस का फूल कैसा होता है? तलवार के आकार का होता है। कैसा होता है? तलवार के आकार का होता है ग्लैडियोलस, ठीक है। इसको जो है हमेशा कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में? कट फ्लावर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस रूप में प्रयोग करते हैं? कट फ्लावर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये कि इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग डेकोरेशन के लिए किया जाता है। काहे लिए? डेकोरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अधिकतर इसका प्रयोग जो है डेकोरेशन यानी सजावट के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे जो है अलंकृत पौधों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। कहने मतलब इसके पौधे को जो है ऑर्नामेंटल प्लांट की रानी कहा जाता है, सजावटी पौधों की रानी कहा जाता है। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात, बिंदुवत बात करनी है, फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है, ज्यादा थ्योरी का लेथन नहीं, ठीक है। जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कट फ्लावर है, ठीक है। कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं किसमें? सजावट के लिए अधिकतर। इसीलिए इसे जो है ऑर्नामेंटल प्लांट की क्वीन कहा जाता है, रानी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉरी, ये जो है पौधा जैसे कि देखते हैं हमारे समाज में, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, ठीक है। इन सब में जो है सजावट के लिए ऑर्नामेंटल यानी कि अलंकृत पौधे का प्रयोग किया ही जाता है। तो जिसमें कि ग्लैडियोलस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि शादी विवाह होता है, दूल्हा गाड़ी सजती है, तो गाड़ी के ऊपर जो है, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर एक स्पंज में कागज लगे रहते हैं, जो बुके टाइप में लगी रहते हैं, एक यहाँ लगी रहते हैं, एक यहाँ। तो जो बुके वगैरह बनती हैं सब ग्लैडियोलस के पुष्पों से बनी रहती है, और उसमें ग्रीन घास, कट घास वगैरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे जो है अलंकृत पौधों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट बात क्या है? बात कर लेते हैं ग्लैडियोलस। जो ग्लैडियोलस शब्द है ये किस भाषा का है? तो ग्लैडियोलस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन। अच्छा, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है और क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लैटिन भाषा के ग्लैडिस ग्लैडिस नामक शब्द से बना है ग्लैडियोलस, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्लैडिस का अर्थ की बात कर ले तो अर्थ इसका यह होता है कि इनके जो पत्तियों का आकार और फूलों का आकार कैसा होता है? पत्तियों का आकार कैसा होता है? पत्तियों का आकार तलवार के आकार में होता है। किसके आकार में होता है? तलवार। किसके आकार में होता है? तलवार के आकार में होता है। इसीलिए इसे स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वॉर्ड लिली भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वॉर्ड लिली किस फसल से संबंधित है? तो ग्लैडियोलस से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, क्यों कहते हैं? तो इनकी जो पत्तियों का आकार होता है तलवार नुमा होता है। कैसा होता है? तलवार नुमा होता है। किस भाषा? ग्लैडियोलस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से लिया गया? तो ग्लैडिस, जिसका अर्थ होता है पत्तियों का आकार तलवार नुमा, ठीक है। इसीलिए इसे जो है स्वॉर्ड लिली कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब इसके जो है बारे में हम ये बात कर लेते हैं, इसके जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि इसका वानस्पतिक नाम हो गया। तो इसका जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम इसका ग्लैडियोलस ग्रैंडी फ्लोरेस। क्या होता है? ग्रैंडी फ्लोरेस होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फिर उसके बाद इसका क्रोमोजोम नंबर, किसकी बात कर लेते हैं? क्रोमोजोम नंबर की बात कर लेते हैं।
तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और एक टेट्रापोलाइड होता है, टेट्रापोलाइड होता है। ठीक है, जो आपका डिप्लॉइड होता है, यानी डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित, द्विगुणित मतलब 2n बराबर 30। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, जो डिप्लॉइड है उनका उत्पत्ति एशिया और अफ्रीका माना जाता है। क्या है, अफ्रीका है। जो आपका ग्लेडियोलस है, जो डिप्लॉइड है, उसका उत्पत्ति स्थल यानी ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, एशिया एंड अफ्रीका से। और आपका जो टेट्रापोलाइड है 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 60, यानी x बराबर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा 15 होगा, ये कहां से ओरिजिनेट है, तो ये जो है आपका यूरोप से ओरिजिनेट है। कहां से है, यूरोप से। बात कर लेते हैं अब इसके बाद फैमिली की, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इरिडेसी से फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इरिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो कुछ जो जनरल बातें थी वो जान लिए हम। हाँ, एक चीज और, इसका जो पौधा है लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा प्लांट है ये, जो है फोटोपैरोडिज्म यानी प्रदीप्त कालता के आधार पर क्लासिफिकेशन जो किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, उसके अंतर्गत जो ग्लेडियोलस का प्लांट होता है वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है सॉरी, आगे इसमें बात करेंगे अब कुछ इसकी जलवायु के बारे में, मिट्टी के बारे में, फिर उसके बाद किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्लाइमेट, क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, ग्लेडियोलस की अगर हमें खेती करनी, कल्टीवेशन ऑफ ग्लेडियोलस यानी ग्लेडियोलस की अगर हमें खेती करनी है तो हमें जलवायु कैसी होनी चाहिए, या किस जलवायु की फसल है, तो ये रबी मौसम की फसल है। किस मौसम की है, रबी मौसम की है, यानी कि शीतकालीन फसल है। कैसी है, शीतकालीन फसल है। कैसी फसल है, शीतकालीन फसल है। ठीक है, कैसी फसल है, शीतकालीन फसल है। तो इसके लिए सभी लोग समझ ही रहे हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, शीतकालीन। मुख्य रूप से जो है ये शीतकालीन फसल है, इसको जो है शीतोष्ण में, यानी कि शीतकालीन को शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसी की फसल है, लेकिन उसको उपोष्ण जलवायु में भी, उपोष्ण जलवायु में भी इसकी खेती की जाती है या की जा सकती है। और इसके पौधों को जो ग्रोथ के लिए, जैसे बात कर लें ग्रोथ, यानी कि बढ़िया ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30 अंश सेल्सियस जो है तापमान जो है सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतर होता है। यानी क्लाइमेट कैसे होनी चाहिए, तो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है ना, ठंडी जलवायु और शुष्क जलवायु में इसका कल्टीवेशन बढ़िया बेहतर हो सकता है। मुख्य रूप से रबी मौसम की फसल है। रबी मौसम का मतलब बोले तो विंटर सीजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद इसके पौधों की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर क्या कहने मतलब सबसे बेहतर होना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर की बात कर ले तो 25 से 30 अंश सेल्सियस जो है आइडियल टेम्परेचर एकदम बेहतर होता है। फिर उसके बाद सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल, सबसे पहली बात तो सॉइल में फर्टाइल, फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, उर्वरता वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, उर्वरता वाली होनी चाहिए। यानी कहने में कोई भी मृदा हो, किसी भी चीज की खेती करनी है तो सबसे पहली बात है मृदा में उर्वरता होनी चाहिए, यानी फर्टिलिटी। अगर वो फर्टिलिटी नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हमारे पौधों को कहने का मतलब उनके ग्रोथ के लिए, बराबर अच्छा प्रोडक्शन के लिए सॉइल फर्टिलिटी होनी जरूरी है। तो ये देखा जाए तो हर प्रकार की बताऊं, ऑल टाइप सॉइल जो है, ऑल टाइप सॉइल में जो है कल्टीवेशन किया जा सकता है, बट मृदा फर्टाइल होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अच्छा जल निकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा जल निकास होना चाहिए। बट उसके आगे बात करें तो इसके अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है, गुड प्रोडक्शन, कैसा गुड प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन लेना है,
तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो उसके लिए इसमें मिट्टी जो है लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल, क्ले लोमी, ये दोनों मृदाएं इसके अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए बेहतर मानी जाती है, जिनका पीएच 5.5 से 6.5 हो। पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6.5 से 5.5 जो है अति उत्तम मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है। तो हमने बात कर लिया जलवायु के बारे में और बात कर लिया मृदा के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे, इसमें अगला बिंदु होगा हमारा किस्में, वैरायटीज। क्या होंगी? किस्में होंगी, वैरायटी होंगी। ठीक है, वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो इससे जो रिलेटेड है, जैसे कि IARI नई दिल्ली से विकसित की गई है। IARI नई दिल्ली, है ना? कहाँ से? IARI न्यू दिल्ली से डेवलप किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं देखते हैं। एक है कार्टगो। कौन सी है? कार्टगो है। फिर उसके बाद मयूर है, कार्टगो हो गई, मयूर हो गई। फिर उसके बाद रेड ब्यूटी हो गई, अमेरिकन ब्यूटी हो गई, धनवंती हो गई, चंदनी हो गई, पुखराज हो गई, चांदनी और पुखराज हो गई, अंजलि हो गई। फिर उसके बाद अर्चना, फिर उसके उसके बाद बिंदिया, अर्चना, बिंदिया। फिर उसके बाद अगली है गुलाल, गुंजन, नोआ, ठीक है, प्रिस्किला, प्रिस्किला, ETC, बहुत सारी। ठीक है, तो जो हमको महत्वपूर्ण लगी वो हमने लिख दी। कार्टगो हो गया, मयूर हो गई, रेड ब्यूटी हो गई, अमेरिकन ब्यूटी हो गई, धनवंती हो गई, चांदनी हो गई, पुखराज हो गई, अंजलि हो गई, अर्चना हो गई, बिंदिया हो गई, गुलाल हो गई, गुंजन, नोवा, पिस्किला इत्यादि बहुत सारी हैं। तो ये हमारी जो IARI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कुछ IIHR के द्वारा, IIHR बेंगलुरु द्वारा डेवलप की गई किस्में हैं। कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। IIHR कहाँ है? सभी जानते होंगे, IIHR बेंगलुरु। ठीक है, ये है सरगट्टा, ठीक है ना? कहाँ है? बेंगलुरु में। IIHR इसके द्वारा जो डेवलप की गई किस्में कौन कौन से? तो इसके द्वारा जो डेवलप की गई किस्में हैं, बात करते हैं। जैसे कि यार गड़बड़ा गया क्या है यार, कुछ वैरायटियाँ गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं किसमें IIHR के द्वारा कौन कौन सी किस्में हैं IIHR के द्वारा। तो IIHR अर्का नवीन, कौन सी है? अर्का नवीन हो गई। अर्का नवीन, अर्का नवीन के बाद है अर्का गोल्ड, अर्का गोल्ड हो गई, शोभा हो गई, ये म्यूटेंट है, म्यूटेंट वैरायटी है। फिर उसके बाद कुमकुम हो गई, ये जो है आपकी विल्ट रेजिस्टेंट है, विल्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, फिर धीरज हो गई, ये भी विल्ट रेजिस्टेंट है, विल्ट रेजिस्टेंट है। फिर मीरा हो गई, अगली किस्म है मीरा, पूनम,
पूनम, फिर उसके आगे है शक्ति, सिंदूर, ठीक है, फिर आगे है सपना, शक्ति, सिंदूर, सपना, फिर है पूषा किरण, ईटीसी, ठीक है, बहुत सारी है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं, इतने ये जो है अर्का नवीन, अर्का गोल्ड, शोभा, कुमकुम, धीरज, कुमकुम के स्पेशल फीचर विल्ट रेजिस्टेंट है, धीरज है, धीरज का विल्ट रेजिस्टेंट है, मीरा है, पूनम है, शक्ति है, सिंदूर है, सपना है, पूषा किरण है, अप्सरा भी है, दर्शन भी है, ठीक है, ये सब IIHR के द्वारा डेवलप की गई हैं, ठीक। फिर उसके बाद IARI के द्वारा डेवलप की गई किस्में कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितनी भी पूषा लगी हुई होंगी, पूषा मनमोहक हो गई आपकी, पूषा मनमोहक, पूषा मनमोहक, ये आपकी जो है किसकी है, IARI के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी है, जो भी अब हम लिखेंगे। पूषा मनमोहक हो गया आपका, पूषा रेड वैलेंटाइन हो गई, अगली है पूषा रेड वैलेंटाइन, पूषा रेड वैलेंटाइन, फिर उसके बाद है पूषा विदुषी, पूषा विदुषी, फिर उसके बाद है अग्निरेखा, अंजलि, पुखराज, अंजलि, पुखराज, बिंदिया, चांदनी, चिराग, धनवंती, गुलाल, गुंजन, गुलाल हो गई, गुंजन हो गई, फिर कामनी, मयूर, नीलकंठ, नीलकंठ, नुपुर, पूषा किरण, पूषा किरण, ETC, ठीक है। तो ये सारी जो है IARI न्यू दिल्ली के द्वारा विकसित की गई किस्में हैं, किसकी हैं, ग्लेडियोलस की हैं, ठीक। ये तो हो गई किस्में। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड वैरायटी, वैरायटी के बाद अब हम बात करेंगे सोविंग की, काहे की बात करेंगे, सोविंग की और सीड रेट की, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं सीड प्रोपोगेशन की सबसे पहले बात करते हैं, प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन किस माध्यम से होता है, तो कोर्म, जिसे बोलते हैं हिंदी में घनकंद, क्या बोलते हैं, घनकंद के द्वारा किया जाता है। प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, घनकंद के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, अगर घनकंद के द्वारा किया जाता है, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि तो सीड जो प्रोपोगेशन बाइज कॉर्म, तो सीड क्या होगा, जैसे सीड रेट की बात कर लें, बीज दर क्या होगी, तो कॉर्म जो होंगे काउंट में होंगे, गिनती में होंगे, तो कितना होगा, 1,50,000 से लेकर 1,60,000 प्रति हेक्टेयर कॉर्म की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी, 1,50,000 से 1,60,000 प्रति, अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज, बोने से पहले इसको सीड का ट्रीटमेंट भी होगा। सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, सीड का ट्रीटमेंट तो हो गया आपका कैप्टान हो गया, थेरान हो गया, कैप्टान हो गया, थेरान होगा, बाविस्टीन हो गई, क्या हो गई, बाविस्टीन हो गई। इन सब से करते हैं कितना परसेंट, 0.2 से 0.3% से हम उपचारित करते हैं। इतनी बात जान ली, यानी प्रोपोगेशन बाई कॉर्म के द्वारा होगा। सीड रेट क्या होगी, 1,50,000 से 1,60,000 प्रति हेक्टेयर, यानी क्या, कॉर्म, यहाँ कॉर्म लिख लीजिए, ठीक है, यानी कि कॉर्म प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सीड को ट्रीटमेंट करके उपचारित करते हैं, क्यों करते हैं, हमें जो रोगों से, जो फन यानी कवक या कोई भी रोग से ग्रसित है, तो उससे बचने के लिए हम कैप्टान, थीरान और बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं।
फिर बात कर लेते हैं जो कॉर्म होता है उसको कितना बड़ा लेते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर का कॉर्म लेते हैं। जो घनकंद का आकार होगा 4 से 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर का होना, 4 से 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं हम इसमें जो घनकंद पाया जाता है, घनकंद पाया जाता है, घनकंद में जो प्रसुप्ति होती है, ठीक है ना, उसको जांचने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रसुप्ति है, ठीक है, प्रसुप्ति को जानने के लिए क्या करते हैं, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद जो इसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है, ब्रेक करने के लिए, ब्रेक डॉर्मेंसी करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, या मेथड क्या होते हैं, तो जो कॉर्म होता है, कॉर्म की जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो कॉर्म को, उनके मेथड की बात कर लेते हैं, मेथड है ना। तो मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहली बात, पहला बिंदु कम तापमान पर भंडारित करेंगे। सबसे पहली बात, कम तापमान पर भंडारित करेंगे। ठीक है, कम ताप पर स्टोरेज करना चाहिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इसको जो है इथाइलिन क्लोरो, हाँ क्या होता है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन से उपचारित करते हैं। क्या करते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन से उपचारित करते हैं। या फिर उसके लिए, उसके बाद थायोयूरिया का प्रयोग, ये नहीं तो थायोयूरिया सही, ठीक है, या तो थायोयूरिया से क्या कहते उपचारित करते हैं 24 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए, 500 ppm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 500 ppm होनी चाहिए। या फिर उसके बाद अगली बात कर लें GA3 का 50 ppm, कितना, 50 ppm, कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए उपचारित करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़े, कम तापमान पर स्टोरेज करना, इथाइन क्लोरोहाइड्रिन का प्रयोग करना, थायोयूरिया का प्रयोग करना 24 घंटे, कितनी मात्रा, 500 ppm। फिर GA3 50 ppm 30 मिनट के लिए। ये सीड डॉर्मेंसी के लिए होता है। जो कॉर्म होते हैं, कॉर्म की जो प्रसुप्ति को जांचने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है, और उनको डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए कम तापमान पर स्टोरेज करते हैं, या फिर इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का प्रयोग करते हैं, या फिर थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं, या फिर GA3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर इसके आगे बात करते हैं इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग या नियंत्रण दूरी क्या होना चाहिए। तो इसमें जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं, तो स्पेसिंग इसमें जो है 30 इंटू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए स्पेसिंग, 30 इंटू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम इसमें बात करते हैं प्लांटिंग टाइम का, यानी कि सोविंग टाइम का लीजिए, या ट्रांसप्लांट बुआई का समय, सोविंग टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिंदु है क्या, सोविंग का टाइम। तो सितंबर से लेकर सितंबर टू नवंबर, क्योंकि ये है रबी मौसम की फसल है। किस मौसम की फसल है, रबी मौसम की फसल है, तो इसकी बुआई का जो समय होता है सितंबर से नवंबर तक होता है। कब तक होता है, सितंबर से नवंबर तक होता है। क्यों, क्योंकि ये रबी मौसम की फसल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला बिंदु पर बात करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। तो मैन्योर के अंतर्गत FYM जो गोबर की खाद होती है कितनी देनी चाहिए, सभी जानते हैं 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। फिर उसके बाद NPK की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, इन सब की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो नाइट्रोजन 120 kg प्रति हेक्टेयर, पोटास 120 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस, फिर उसके बाद पोटास 120 kg प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगला बिंदु क्या है, इरिगेशन है। क्या है, इरिगेशन, सिंचाई। फिर उसके बाद किसकी बात करते हैं, सिंचाई। ठीक है ना, तो सिंचाई कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, तो ये सब के बारे में
बात करते हैं बात करते हैं इरिगेशन के बारे में, देखते हैं। तो सिंचाई सबसे पहली चीज, मौसम कैसा है, मौसम कंडीशन पर, किस पर, मौसम की कंडीशन, क्या सिचुएशन है, उसके आधार पर हम सिंचाई करते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करनी चाहिए। कितने दिन के, 8 से 10 दिन के अंतराल पर। तो अच्छा, ग्लेडियोलस में सबसे सेंसिटिव स्टेज कौन सी होती है? जब पौधे में 4 से 6 पत्तियां या 5 से 6 पत्तियां जब आ जाती हैं, वो स्टेज बहुत ही सेंसिटिव होती है। तब जो है, जब यानी 4 से 6 या 5 से 6 पत्तियां आ जाएं उस प्लांट में, तब हमें पानी देना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। फिर उसके बाद मौसम की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, पौधे को पानी चाहिए या ना चाहिए, उस समय के जो मौसम है उस पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जब आपकी जो ये अगला टर्म आता है इसमें, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप। अगला कौन सा टॉपिक है, अर्थिंग अप, यानी मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी कब चढ़ाते हैं, जब हमारे पौधे में 5 से 6 या 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं। उसके बाद जैसे हमने ये ग्लेडियोलस लगा रखा है, ये प्लांट है, ठीक है, इसमें ठीक है 4 से 6 पत्तियां आ गई। कितनी पत्तियां आ गई, 4 से 6 पत्तियां आ गई। समझ रहे हैं ना? ऐसी कंडीशन जब इतना यानी इतनी पत्तियां आ जाए, तो हम जो है क्या करते हैं, इनके ऊपर, इनके पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ाना। इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाता है, अर्थिंग ऑफ कहलाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। मिट्टी चढ़ाने से तात्पर्य जब हमारे पौधे में 5 से 6 पत्तियां आ जाते हैं तो हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगला स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है, स्टेकिंग से हम सहारा देना। स्टेकिंग क्या, स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना। जैसे आपने पढ़ा है टमाटर में सहारा देने, जितनी भी इनडिटर्मिनेट होती है वैरायटियां, उनमें सहारे की आवश्यकता होती है, उसमें स्टेकिंग की जाती है। ठीक उसी प्रकार ग्लेडियोलस में भी स्टेकिंग किया जाता है। स्टेकिंग में क्या करते हैं, लकड़ी हो या बांस हो, उसमें सहारा दिया जाता है। ठीक है, लकड़ी या बांस से सहारा दिया जाता है। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें वीट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीट कंट्रोल, वीट कंट्रोल के बारे में। तो वीट कंट्रोल में सभी लोग जानते हैं जो प्राइमरी क्रिया होती है। ठीक है, प्राइमरी में क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, या तो हमें प्रे इमरजेंस हर्बिसाइड डालना चाहिए, प्रे इमरजेंस। ठीक है ना, प्रे इमरजेंस। एक होता है पोस्ट इमरजेंस। प्रे इमरजेंस यानी बुआई के पहले जो दवाएं डाली जाती है वो प्रे इमरजेंस की कहलाती है, और जो खड़ी फसल पर वो पोस्ट इमरजेंस कहलाती है। तो हमें खरपतवार को खत्म करना है तो सबसे सीधा क्या होता है कि बुआई के पहले ही जो है प्रे इमरजेंस दवाओं का, रसायनों का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली क्रिया तो यही होती है कि निराई गुड़ाई करना चाहिए, और बुआई के पहले ही हमें जो है प्री इमरजेंस जो भी रसायन है उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे कौन कौन सी हो गई, एट्राजिन हो गई, क्या है, जैसे एट्राजिन, इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, ये रसायन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें, सारी चीजें हो गई। अब अगला बिंदु ये आता है कि इनकी तोड़ाई या कटाई कब करनी चाहिए ग्लेडियोलस की, है ना। हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है, इस बिंदु पर बात करते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज की। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तुड़ाई की अवस्था क्या होनी चाहिए, किस अवस्था पे तुड़ाई करनी चाहिए। जैसे हमारी लोकल मार्केट है, एक नेशनल मार्केट है और एक है इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है। तो भाई जैसे आप जान ही रहे हैं, लोकल मार्केट हमारे आसपास के जो 20, 25, 30 किलोमीटर का जो एरिया में मार्केट होती है वहां पर बेचना है। ठीक है, तो उसके लिए कब हार्वेस्टिंग करेंगे, एक नेशनल मार्केट होती है जो हमारे स्टेट बाय स्टेट एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाती है। देश एक ही होता है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान यानी प्रांत का अंतर होता है, स्टेट का अंतर होता है।
वो क्या नेशनल मार्केटिंग कहलाता है। और जब कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश में ले जाते तो इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में अगर हमें बेचना है तो हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होगी, खिले हुए पुष्प को, खिले हुए जो होंगे उस स्टेज पर हमें कटाई करनी चाहिए। और नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, इनमें दोनों में क्या होता है, हमें पुष्पों को उस समय हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जिस समय हमारी कलिकाओं में हल्का फुल्का रंग दिखाई देने लगे, यानी पुष्प खिले ना, हल्का रंग जाहिर देने लगे, प्रकट होने लगे, बदलाव कलिकाओं में जो है कलर दिखने लगे, प्रतीत होने लगे कि इसमें कलर दिख रहा है और इसे अब हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ये नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट के लिए यानी परिपक्व या मैच्योर है। तो ये होती है हार्वेस्टिंग स्टेज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि उत्पादन, यानी एल्ड कितनी होती है, क्या एल्ड। तो एल्ड की बात करें तो जो इसके स्टॉक्स हैं, क्या स्टॉक्स, जो स्टेम होते हैं, ठीक है, ये वेट में नहीं जाता है, ठीक है ना, काउंटिंग में जाता है। किस में जाता है, काउंटिंग में जाता है। तो लगभग लगभग कितना प्रति हेक्टेयर तैयार होता है, तो 2 से 2.5 लाख स्पाइक या स्टॉक बोल लीजिए, 2 से 2.5 लाख स्पाइक जो है प्रति हेक्टेयर तैयार होता है। क्लियर इतनी बात। फिर यहीं पर बात कर लेते हैं कॉर्म। भाई अगर हमको अगले साल या अगले सीजन में हमको ग्लेडियोलस के कल्टीवेशन करना है तो हमें कॉर्म की आवश्यकता ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो कितना हमें कॉर्म तैयार होता है प्रति हेक्टेयर, बात ये भी जरूरी है, कहने का मतलब हमें आगे खेती करनी है तो कॉर्म भी चाहिए, इनको भी भंडारित करके रखना है। तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो हम कॉर्म की खुदाई कब करेंगे, तो जब हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है फूलों की उसके 40 दिन बाद, कितने बाद, 40 दिन बाद जो है हम कॉर्म की खुदाई करते हैं। कितने दिन बाद, 40 दिन बाद कॉर्म की खुदाई करते हैं। इसकी कॉर्म की एल्ड लगभग कितनी होती है, तो इसकी जो एल्ड होती है लगभग 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 40 से 35 टन। फिर इसको स्टोरेज भी करना है भाई, क्या करना है, स्टोरेज भी करना है। किसको, कॉर्म को, क्योंकि अगले सीजन के लिए रखना, अगले जब सीजन आएगा तब हम इसका कल्टीवेशन करेंगे। तो इसको स्टोरेज करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 4 से 10 अंश सेल्सियस तापमान पर हम इसे भंडारित करते हैं। लेकिन भंडारित करने से पहले हमें जो है कवक को जो है कवकनाशी से उपचारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कवकनाशी से उपचारित करके ही रखते हैं। तो ये थी कुछ बातें पूरी क्रॉप से रिलेटेड। फिर उसके बाद बचता क्या है इसमें, बचता है इसमें कीट और रोग। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं ग्लेडियोलस की फसल में। तो रोग की बात कर लें तो सबसे मेजर कीट होता है इसका विल्ट। रोग की बात करते हैं तो सबसे मेजर है विल्ट। कौन सा है, विल्ट है। किस पैथोजन के कारण होता है, आक्सी फ्यूजेरियम आक्सी स्पोरम के कारण। किसके कारण होता है, सॉरी, फ्यूजेरियम आक्सी स्पोरम के कारण, ठीक है, ये पैथोजन होता है। एक तो ये मेजर है, क्या है, मेजर पूछा जाएगा तो ये पूछा गया फ्यूजेरियम बिल्ट। और इससे रेजिस्टेंट वैरायटी या कुमकुम है, हमने बताया एक कुमकुम हो गई और धीरज हो गई। ये दोनों हैं, ये दोनों कहाँ से डेवलप की गई हैं, IIHR से डेवलप की गई। पीछे हम बता चुके हैं IIHR से डेवलप की गई हैं। फिर उसके बाद अगला रोग कॉमन रॉट। फिर उसके बाद अगला रोग ब्लाइट। फिर अगला रोग मोल्ड रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मोल्ड रोग होता है। ये दो तरीके का होता है, एक ग्रे कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और एक होता है रोग में लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट। क्लियर, ये थे आपके रोग। फिर उसके बाद इसमें लगने वाले कीटों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से कीट लगते हैं, तो इसमें कीट लगने वाले जैसे कैटरपिलर हो गया, कैटरपिलर हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, माइट। तो इतने कीट लगते हैं, कैटरपिलर, एफिड, थ्रिप्स और माइट। रोग आपका विल्ट है, कॉमन रॉट है, ब्लाइट है, ग्रे मोल्ड है और ब्लू मोल्ड है, ठीक है, लीफ स्पॉट है। तो ये जितनी भी बातें जुड़ी थी सब ग्लेडियोलस क्रॉप से थी।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया कोई टर्म तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में, अगला लेक्चर अगली वीडियो में। थैंक यू।